ओके, सो वेलकम बैक टू जीओसी। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकेंड पार्ट। हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट का पहला पार्ट किया था जिसके अंदर कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन किया था। आज के इस वीडियो में विल बी कवरिंग अप ऑल द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री रेडिकल। भाई सुन देखो, फ्री रेडिकल बेसिकली कार्बोकेटाइन का ही भाई है, राइट। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। तो it is also electron deficient। फ्री रेडिकल कैसा होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज, पहली बात की, इट इज ऑब्टेन्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज से, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके जाएगा तो जाके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। एक ये लेके जाएगा, एक मान ले मैंने सनलाइट डाल दिया तो CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट ऐसा बन गया। तो ये जो बना दिस इज फ्री रेडिकल। अब सिंपल सा बात, फ्री रेडिकल में अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को तो तुम कंसीडर करोगे नहीं, तो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्लस 1 जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो मिला के 7 हो गया। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो गया प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो भाई इसी वजह से बोल रहा हूं कि ये एग्जैक्टली किसके जैसा बिहेव करेगा? कार्बोकेटाइन। हर एक चीज होगा डांसिंग रेजोनेंस को छोड़ के। तो स्टेबिलिटी ऑफ free radical is decided by RHI rule। RHI rule मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो हमारे पास ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल है, 3 फिनाइल लगा दिया, ये दूसरा 2 फिनाइल वाला लगा दिया, मतलब 2 बेंजीन रिंग है ये, और 1 फिनाइल लगा दिया, 1 बेंजीन रिंग है ये। इन तीनों को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली पहला, दूसरा, तीसरा ये होगा। सिंपल सा बात है। बट एक चीज यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कार्बोकेटाइन से डिफर करता है। वो ये है कि हमने कार्बोकेटाइन में देखा था बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था एलाइलिक कार्बोकेटाइन से, बट बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा एलाइलिक से। इसका सिंपल सा तुमको फंडा याद रखना है कि जो तुम्हारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, लिखते जाना फटाफट, ये बेंजाइलिक होता है CH2 फ्री रेडिकल, ये बेंजाइलिक है, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एलाइलिक है। तो बेटा यहाँ एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन इसका ये है कि जब इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये अपना रेजोनेंस एरोमेटिसिटी लूज कर जाता है, और एरोमेटिसिटी लूज करता है तो स्टेबिलिटी इसका डाउन हो जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। इसको याद रखना, पूछा जा चुका है, नीट में पूछा हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो ये तो हो गई कि रेजोनेंस के थ्रू तुम अगर जितना ज्यादा रेजोनेंस करोगे स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस वाला। अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर CH3 CH3 फ्री रेडिकल, फिर CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और फिर CH3 फ्री रेडिकल। अब इसको कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस आएगा दोनों चीज से, प्लस आई के हिसाब से भी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ है ही नहीं। तो भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है, ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से देखो, इसमें तीनों का प्लस आई लग रहा है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। सो डायरेक्टली वी कैन से कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच प्लस एम प्लस आर, प्लस एम प्लस आर एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम माइनस एच। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, देने वाला बढ़ाएगा, देखना आ रहा चाहे रूल सही है। बस एक चीज है कि फ्री रेडिकल्स में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता, सिर्फ कार्बोकेटाइन में होता, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। सो फ्री रेडिकल्स डू नॉट अंडरगो डांसिंग रेजोनेंस। इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है। सीपीएम याद है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा था कार्बोकेटाइन के अंदर, हमने देखा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में सब कुछ कार्बोकेटाइन के जैसा उसका भाई ही है, राइट, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे डिफर करती है, और वो जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे। दूसरा जो है वो है तुम्हारा कार्बिन। कार्बिन दो प्रकार का होता है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, राइट। कार्बिन दो प्रकार का है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। कार्बिन मतलब ये देखो CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन है, या CCl2 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसको मिथाइल कार्बिन बोलते हैं, ये मिथाइल कार्बिन है CH2 वाला, और ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है। CCl2 क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। अब समझो सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है। सिंगलेट कार्बिन में जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, राइट। तो दूसरा ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, तो इसके पास तो एक लोन पेयर भी आ गया। अब अगर ये लोन पेयर है तो ये तो लुईस बेस जैसा होगा। लोन पेयर जिसके पास है वो लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, और वेकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब ये लुईस एसिड के जैसा भी काम करेगा। तो इसका खास बात यह है कि ये लुईस एसिड के भी जैसा काम कर सकता है और लुईस बेस के जैसा भी काम कर सकता है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बिन का क्या होगा, 1 2 और एक लोन पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, sp2 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव बात है, क्या ये हुंस रूल को फॉलो किया, हुंस रूल को फॉलो नहीं किया। ये हुंस रूल क्या कहता है भाई कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरो, इसमें भरा ही नहीं और इसको पेयर कर दिया, तो ये हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। इसी वजह से ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से। सिंगलेट में क्या, ट्रिपलेट में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो ना तो ये लुईस एसिड है ना ये लुईस बेस है, हाँ ये पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। किसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और ये कैसा है, ये डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, राइट। ना तो ये लुईस एसिड है ना ही ये लुईस बेस है। ज्यादा स्टेबल कौन है, इट इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि ये हुंस रूल को फॉलो किया है। किसको फॉलो किया है, हुंस रूल को फॉलो किया है। और ये हुंस रूल को फॉलो नहीं किया है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुंस रूल पढ़ा होगा, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद ही पेयरिंग करना, पहले नहीं पेयरिंग करने लग जाना, ठीक है। सो दीज आर 2 डिफरेंट कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। छापिएगा। नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रीन। देखो नाइट्रीन में कुछ नहीं है, ये अकेला एसाइल नाइट्रीन है। पूरा अमीन्स जब पढ़ोगे ना, अमीन्स ऑर्गेनिक में सबसे लास्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाले में, तो अमीन्स जब पढ़ोगे उसमें ये असाइल नाइट्रीन बनता है। तो ये बनता ही 1-2 रिएक्शन में, बहुत कम जगह पे, बस पहचान लो कि ये असाइल नाइट्रीन है, RCON। नाइट्रीन में 2 लोन पेयर है। देखो नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो इसलिए इस पे 2-2 लोन पेयर रहता है, ठीक। ये है नाइट्रीन, इसमें कोई स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बेंजाइन। इससे आ चुका है सवाल, बेंजीन में ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो बेंजाइन हो गया। अब समझो बेंजाइन का खास बात क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो साइड में, ये पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। sp2 हाइब्रिड, क्योंकि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, ये इसके नहीं आने से हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था।
तो ऑर्बिटल इसका जो ये पाई बॉन्ड बनता है ना, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जबकि तुमको पता होगा ये चीज कि पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल बनाता है। इन जनरल पाई बॉन्ड कौन बनाता है? प्योर ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा 1 बनाता है। बट यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइड से ऐसा ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए पाई बॉन्ड बहुत कमजोर है। चूंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया तो ये पाई बॉन्ड बहुत ही वेरी वीक पाई बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात, हाई एंगुलर स्ट्रेन हो गया भाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड तुम रिंग में कर दिए हो तो यहाँ तो एंगुलर स्ट्रेन बहुत हाई है, तो हाई एंगुलर स्ट्रेन है, स्टेबिलिटी बहुत कम होता है इसका, ठीक है। एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। सो ऑल 6 कार्बन आर sp2। ये अब इसको देख के ट्रिपल बॉन्ड देख के sp मत करना, राइट, यही तो पूछा था सवाल। तो अभी भी सारे के सारे 6 कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिड है। ये अपना, अब इसी वजह से ये अपना एरोमेटिसिटी लूज नहीं करता है, समझ रहे हो। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट नहीं होगा, इसलिए ये एरोमेटिक होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। और पाई बॉन्ड इज बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स which I have already explained to you, right? तो बेटा ये बेंजाइन हो गया। तो ये पूरा स्टोरी था तुम्हारा किसका? रिएक्शन इंटरमीडिएट का, ये बेंजाइन का स्टोरी था। अब हम लोग देख रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स दो प्रकार के होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्टेंट में एक चीज होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? वो रिएक्टेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो और जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे उसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। दो प्रकार का है, कौन कौन? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दो प्रकार का अटैकिंग रिएजेंट है, राइट। सो द स्पीशीज व्हिच अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टेंट व्हिच इज लेस रिएक्टिव एंड जनरली टेकन इन ग्रेटर अमाउंट। जो कम रिएक्टिव है और ज्यादा अमाउंट में लिया है रिएक्टेंट को, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिसपे अटैक होता है जाके, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको H+ के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये जो H+ है ये यहाँ पाई 1 पे अटैक करेगा, तो ये CH2 CH3+ ऐसा कुछ बनेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। मतलब इलेक्ट्रोफाइल एज इन ये क्या हो गया? अटैकिंग रिएजेंट हो गया। और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। और ये क्या हो गया? अटैकिंग रिएजेंट। अब समझो, तुम प्रोडक्ट को मत देखो, तुमको बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसमें सबस्ट्रेट कौन है और अटैकिंग रिएजेंट कौन है, बस ये मेरा समझाने का उद्देश्य था। रिएक्शन क्या हो रहा है वो सब अभी नहीं सोचना है, आगे चलोगे जीवन में तो ये रिएक्शन सब तो तुम्हारे लिए हलवा रहेगा, राइट। गाजर का हलवा रहेगा, आराम से खाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो तुम खा जाओगे भाई, ब्रेकफास्ट में खाओगे तुम। अब देखो एक एक करके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। भाई इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या कहेगा? भाई मेरे को कोई लोन पेयर दे दो, मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। इधर से खींचेगा, उधर से कहीं से भी जुगाड़ लगाएगा कि भाई साहब मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपन इलेक्ट्रॉन मांगता है, कैसे भी करके मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, समझ रहे हो। तो उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए और मिल जाएगा, ठीक। तो उसका टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, राइट। इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, उस रिएक्टेंट में उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। क्यों? कॉमन सेंस की बात है, मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं वहीं अटैक करूंगा ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो तुम अगर थोड़ा सा तुमको याद है +m -m, तो बेंजीन में अगर मैं OH लगा दूं तो +m हो गया, रेजोनेंस रिंग के अंदर करेगा, है कि नहीं? करेगा। तो अब रेजोनेंस रिंग के अंदर करता है तो कहां माइनस आता था, याद करो, ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां चिपकेगा जाके? ऑर्थो और पैरा पे। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगा उधर ही भागेगा, राइट। जहां दिखा खीर उधर गया मन फिर। पता नहीं, अच्छा राइम नहीं हुआ, घटिया था। तो in a reaction an electrophile attacks substrate at point of maximum electron density
कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल भाषा में आपको समझना है, ठीक है। अगला क्या है देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल जो तुम्हारा दो प्रकार का होगा, एक जिसमें तुमको क्लियर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और दूसरा जो न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो चार्ज है, जिस पे चार्ज है वो सब तो तुमको क्लियरली समझ आ जाएगा, ये सब इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा NH4+, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा। H3O+ हाइड्रोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि H+ को एक्सेप्ट किया है, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लिया है। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। बतबा समझ रहे हो? हाँ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, खाली ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर ये बोलो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। ऐसा नहीं है कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है सिर्फ वही होगा, जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, चाहे वो ऑक्टेट कंप्लीट हो या उसका 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उससे मतलब नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल है मतलब तुम लुईस एसिड, या फिर ये बोलो कि तुम इलेक्ट्रोफाइल हो, राइट। इसलिए बोला जाता है ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो BF3 बोरोन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, आराम से एक्सेप्ट। AlCl3 में भी 6 ही हुआ। अब यहाँ 6 से ज्यादा है, मतलब इनफैक्ट 8 नहीं 10 है SO2 में, बट सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना दादा, थर्ड ऑर्बिट में है ये, राइट। जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, आयरन भी, टिन भी। तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये सारे लुईस एसिड हैं और ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। कार्बीन भी करेगा, कौन सा वाला कार्बीन? सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट नहीं। ट्रिपलेट के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो कौन सा कार्बीन? सिंगलेट कार्बीन। और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जैसे CCl4। अब CCl4 में तुम सोच रहे हो कहां से आ गया यार इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? तो कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच खींच के कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट कर देगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच खींच के, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 4 क्लोरीन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन खींच खींच के उसको गरीब कर देगा और चाहेगा कि कहीं से भी फिर क्लोरीन वो कार्बन चाहेगा यार मेरे को तो इलेक्ट्रॉन ही कम कर दिया, गरीब कर दिया, मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन था, तो इस पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। वैसे ही CO2 में, CO2 में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ऐसा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे Δ+ आ जाएगा, तो यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस हो गया। बात समझा? तो ये सारा तुम्हारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और उस साइड वाला तुम्हारा सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है कि नहीं? लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या पाई बॉन्ड हो, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफाइल है। सो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। पहली बात, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करे या नेगेटिव चार्ज डोनेट करे वो लुईस बेस है। ऑब्वियसली ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑल लुईस बेस आर न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सा बात है। अच्छा, ये कहां अटैक करेगा? वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो, सबसे गरीबी जहां पे होगा वहां जाएगा ये अटैक करने, क्योंकि इसको प्यार तो पॉजिटिव चार्ज से है ना वे, समझ रहे हो? सो दे अटैक द सेंटर ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है वहीं जाके अटैक करेगा ये। क्लियर? ओके। अब बेटा कितने प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हैं? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो तो क्लियर दिख जाएगा तुमको न्यूक्लियोफाइल है, राइट। ये सब नेगेटिवली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH-, NH2-, CN-, CH3-, H-, माइनस दिखा न्यूक्लियोफाइल। अब जिसके पास लोन पेयर है वो तो एकदम न्यूक्लियोफाइल है। पानी, अमोनिया, ये सब, पानी हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, अमीन हो गया, जहां भी थायोल हो गया, जहां भी तुमको लोन पेयर दिखे
समझ जाना, ये कुछ नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये देखो यहाँ इथीन, इसका जो पाई बॉन्ड है इस ये न्यूक्लियोफिलिक है। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। तो जिसके पास पाई बॉन्ड है वो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब एम्बी फाइल क्या होता है? कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मनहूस ऐसे होते हैं जो दोहरी नीति रखते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी होते हैं, दोनों चीज के जैसे काम करते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर देता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर देता है, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बी फाइल्स, राइट। सो दोज which acts as both electrophile and nucleophile are called एम्बी फाइल्स। अब ये देखो इसमें कैसे ये एम्बी फाइल है, लोन पेयर है लुईस बेस यानी न्यूक्लियोफाइल, और ये जो पाई बॉन्ड है ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कार्बन पे वैकेंसी है। क्यों वैकेंसी है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड अपने आप शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। C डबल बॉन्ड हो तुमको जहां भी दिखे ना वहां वैकेंसी की, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मान लो एल्डिहाइड होता, यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब जो सेंटर है, राइट, ये जो सेंटर दिख रहा है इस सेंटर पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और जहां जहां लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, तो उसका दोनों टेंडेंसी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्बी फाइल्स। बात समझ में आई? कृपया छाप ले। बात समझ में आई? तो ये स्टोरी था हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का और अटैकिंग रिएजेंट का। आई होप कि तुम लोग सही से पढ़ाई कर रहे हो और सवाल लगा रहे हो। भाई सवाल लगाओ जम के, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो, जान डालो अपने अंदर, मेहनत करो, सवाल लगाओ। जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे उतना जीवन तुम्हारा आसान। मैं तो देख रहा हूँ बच्चों को सवाल ही नहीं करता, क्लास में मैं देखता हूँ बच्चों को यार सवाल ही नहीं कर रहे। भाई सवाल नहीं करोगे कैसे चलेगा काम? और फिजिकल के तो खूब सवाल लगाओ भाई, फिजिकल का प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और बोलोगे एग्जाम में मार्क्स नहीं आया। मेहनत करेंगे नहीं और फल चाहिए सारा। एस्पिरेशन है कि IIT निकल जाए, नीट निकल जाए और काम है तुम्हारा 2 घंटा पढ़ के हो जाए, ये संभव ही नहीं है भाई। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू पुट इन योर 100%, 200% ऑफ एफर्ट। मतलब लेजर फोकस्ड रहो, बस तुमको अपना गोल दिखना चाहिए। क्या फालतू चक्रों में पड़े रहते हो? सपने देखने से नहीं होता, उसके लिए मेहनत करने पड़ते हैं। मेहनत करो, ठीक है। चलो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे एरोमेटिसिटी के साथ। अगले वीडियो में हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में बढ़िया एकदम शानदार वीडियो बनाया जाएगा और मजे के साथ तुम्हारे साथ एकदम शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को जरूर बताएं अपने बारे में। अपना मतलब जो हमारा चैनल है उसको मैं अपना ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा भी चैनल है वो, सबका अपना चैनल है, ठीक। सो लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है भाई लोग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।